So, hello everyone. Today we're gonna start our first chapter of Indian economics, Indian economy on the eve of independence. तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन, फिर लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, यानी कि कॉलोनियल रूल में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो कम क्यों था, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल कैसा था, फॉरेन ट्रेड कैसा था, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था और सो ऑन. ठीक है. नाउ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its process of development. यानी कि ये बुक अपन को क्या पढ़ने वाली है, बेसिक फीचर्स किसके बारे में, अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी इंडिपेंडेंस के पहले. ओके, मतलब मैं इंडिपेंडेंस के कगार पे थे अपन लोग, तो उस टाइम पे क्या था. तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपनी नींव रखी गई है कि कैसा क्या है. तो सबसे पहले देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल. तो ब्रिटिश रूल कब हुआ, मतलब मैं कब फाउंडेशन कैसे हुई, मतलब मैं स्टार्टिंग कैसे हुई, जब उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी थी. ठीक है. और कब लड़ी थी, 1757, याद रखना है 1757. ओके. नाउ नेक्स्ट, बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल. तो ब्रिटिश रूल का बेसिक पर्पस क्या था. तो द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो मेन पर्पस था ब्रिटिश रूल का वो ये था कि इंडियन इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी बना के ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करना. यानी कि ब्रिटिश इकोनॉमी किस चीज़ से फ़ायदा कर सकती थी, इंडियन इकोनॉमी को उसका कंज्यूमर बनाना. यानी कि पूरे ब्रिटिश के जो भी सामान बनेंगे वो हाई रेट्स पे इंडिया को बेच दिया जाएगा. तो बेसिकली डेवलपमेंट किसका होना चाहिए, ब्रिटिश इकोनॉमी का. तो उन लोगों ने इसके लिए क्या किया, हमारी जो इंडिया के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज थे उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया. फिर उसके बाद में 200 साल बाद हम लोग को पता है कि 200 साल ब्रिटिश का रूल रहा, और उसमें फिर उसके बाद अगस्त 1947 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल गई. तो नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि 1.2 लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल. तो सबसे पहले ये चीज़ आनी चाहिए कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों था. तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी पहले कैसी हुआ करती थी ब्रिटिश रूल के एडवेंट में, मतलब है ब्रिटिश रूल के आने से पहले. तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो प्रॉस्परस थी. प्रॉस्परस का मतलब होता है एकजुट, यूनिटी के साथ. ठीक है, प्रॉस्परस. तो इसमें क्या है, एज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी कैसी थी पहले, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्रता के साथ में, सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर, और प्रॉस्परस यानी कि यूनिटी के साथ में. मतलब में इकोनॉमी इस टाइप की हमारी इकोनॉमी थी. तो उसके 3 पॉइंट्स हैं, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस. सेकेंड इज एग्रेरियन इकोनॉमी. एग्रेरियन से समझ आ रहा है कि एग्रीकल्चर पूरा बेस्ड था, यानी कि एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड. ठीक है. तो और 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. फिर उसके बाद में वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चरल चीज़ें बनाई जाती है जो कि बाहर के जो मार्केट है उसमें, मतलब में वो लोग लमसम में कमाते थे. ठीक है. तो हमारे इसमें क्या क्या जाती थी, क्या क्या चीज़ें बाहर जाती थी, वो थी कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स हो गए, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स हो गए, ये सारी चीज़ें. ठीक है. और इन सभी चीज़ों ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में एक अच्छी खासी पहचान बना रखी थी. पहचान कैसे बना रखी थी, क्योंकि हम लोग जो प्रोवाइड करते थे वो क्या होता था, फाइन क्वालिटी का होता था और उसके हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप. इसका मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों का. हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप मतलब कि बहुत ही
बेहतरीन कारीगर हुआ करते थे, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के हुआ करते थे वो। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है कि हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट in India were concerned more with the protection and promotion of their own economic interest। तो बहुत important point है कि ब्रिटिश रूल का पहला जो मतलब अपना जो क्वेश्चन दिया है ना, पहला वाला क्वेश्चन ही यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि खुद के प्रोटेक्शन और खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए पूरा का पूरा उनका कंसंट्रेशन किस पर था, इंडियन इकोनॉमी पर। यानी कि इंडियन इकोनॉमी से उनको क्या फ़ायदे चाहिए थे और खुद की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना था और खुद की चीज़ों को प्रमोट करना था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो अब इसमें बताए गए हैं कि हमारी स्थिति कैसी थी देख लेते हैं। नो सिंसियर अटेम्प्ट वॉज मेड बाय द ब्रिटिश रूल टू एस्टिमेट इंडियाज़ नेशनल इनकम और पीसीआई। तो ब्रिटिश रूल ने कोई भी सिंसियर अटैम्प्ट यानी कि कोई भी अटैम्प्ट नहीं लिया कि वो हमारी नेशनल इनकम या फिर पीसीआई कैलकुलेट करें, लेकिन कुछ इंडिविजुअल अटैम्प्ट्स बनाए गए थे किसके द्वारा, इंडियन इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जिनका नाम आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहले याद करते हैं, दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बे, फिंडे शेरस, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई। ठीक है, तो हम लोग ऐसे याद करेंगे DWFVR, इनके नाम याद रखें। D फॉर दादा भाई नारोजी, W फॉर विलियम डिग्बे, फिंडले शिरस, F फॉर है ना, और फिर V फॉर VKRV राव एंड R फॉर RC देसाई। लेकिन इन सब के जो भी इन लोगों ने जो भी एस्टिमेट्स बनाए थे वो सारे के सारे कॉन्फ्लिक्टिंग और इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट थे, यानी कि सटीक नहीं थे। लेकिन इनमें से सबसे सिग्निफिकेंट रिजल्ट जो था वो किसने दिया था, डॉक्टर राव ने, यानी कि डॉक्टर VKRV राव ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में अपन को बताया गया है कि जो हमारी 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो थी हमारी कंट्री की ग्रोथ एग्रीगेट रियल आउटपुट की वो थी लेस देन 2% एंड ओनली 0.5 ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। ठीक है, सॉरी, तो नीचे आ जाते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था हमारा, मतलब हमारी जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगी हुई थी। हमने एक पॉइंट पढ़ा था, एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ लगी हुई थी, एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। तो देख लेते हैं। तो इंडियाज़ इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल वॉज ओवरवेलमिंग रूरल एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो रूरल और एग्रीकल्चरल थी कैरेक्टर में। 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन काई में थी, एग्रीकल्चर में। और फिर भी हमारी इंडियन इकोनॉमी एफिशिएंट नहीं थी, फूड सेल्फ एफिशिएंट नहीं थी फूड और रॉ मटेरियल्स में, यानी कि फूड की भी कमी थी और रॉ मटेरियल्स की भी कमी थी। फूड हम लोग को बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता था, तो दैट वाज अ वेरी बैड सिचुएशन। तो आते हैं कि मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। पहले तो थोड़ी बहुत हालत ठीक भी थी, लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो हमारी हालत और भी बिगड़ गई। तो पहला पॉइंट दिया इन लोगों ने, लैंड सेटलमेंट सिस्टम कुछ नहीं है, ज़मींदारी सिस्टम है। ब्रिटिश रूल ने क्या किया था, एक गांव में एक ज़मींदार बिठा दिया जाता था जो कि उस गांव से बिलोंग नहीं करता था, और उस ज़मींदार को लगान लेना पड़ता था, किससे, फार्मर से। और उसको कोई मतलब नहीं होता था कि फार्मर की कैसी कंडीशन है, क्या है, कुछ नहीं है, उसको कुछ मतलब नहीं है। उसको बस अपना पूरा का पूरा लगान कलेक्ट करना है और किसको पास करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बट उनके बेचारों की ये भी प्रॉब्लम थी कि अगर उन लोगों ने लगान पूरा इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं दिया तो वो अपनी पोस्ट से लूज़ कर जाते थे। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा ज़मींदारी सिस्टम का यही दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन का मतलब बहुत सिंपल है कि फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की बजाय आप किसको प्रोड्यूस करो, कैश क्रॉप्स को। ठीक है, तो हमारे फार्मर्स को क्या बोल दिया गया है कि आप लोग
एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स बंद कर दो और क्या चालू कर दो, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन चालू कर दो। लेकिन ये चीज़ भी लोगों के लिए बहुत वो फ़ायदेमंद नहीं हुई, क्योंकि इनडायरेक्टली वो सारा माल तो कहाँ जाना था, पूरे कैश क्रॉप्स कहाँ जाने थे, ब्रिटिश रूल के पास। लेकिन ये बात थी कि हाँ, उनको थोड़ी सी हायर प्राइसेस मिल जाती थी, इसलिए फार्मर्स थोड़े अट्रैक्ट हुए थे, बट उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन लोग, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कैसी थी, मतलब में हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी और इरिगेशन का कोई भी साधन नहीं था और हमारे यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स भी नहीं यूज़ करे जाते, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है, उस पॉइंट में बताया गया है कि द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर। तो कल्टीवेटर के पास में ना ही कोई इंसेंटिव था, यानी कि कोई वजह नहीं थी, और ना ही कोई मतलब में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो वो कहाँ से इन्वेस्ट करता एग्रीकल्चर में और कहाँ से प्रोडक्शन बढ़ाता। ठीक है, और दूसरी चीज़, ज़मींदार से हेल्प मांगो तो साला ज़मींदार तो उसका तो बेचारा दूसरे गांव से, और वो क्यों हेल्प करेगा, वो उसको अपनी जॉब थोड़ा ना छोड़नी है। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना बहुत डिफ़िकल्ट था। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट पे पढ़ते हैं, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वही वो वाला जो पॉइंट था वही है कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के फार्मर्स ऑलरेडी बहुत 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 लो थे, मतलब में उनकी हालत बहुत डाउन थी, तो उनने स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा फेस किया है, किसने, एग्रीकल्चर ने, क्योंकि फार्मर्स के पास पैसे ही नहीं हुआ करते थे कि वो किसी भी चीज़ में कोई भी इंसेंटिव लगा सके, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग हालत देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी। तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, आप कभी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर का आंसर लिख रहे हो तो आपको हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का आंसर लिखना ज़रूरी है। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सिस्टमेटिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर दिया। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, आगे आगे आएगी वो चीज़ कि कैसे बर्बाद किया, लेकिन उन लोगों ने सिस्टमेटिकली और ग्रेजुअली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर दिया और कोई सी भी नई मॉडर्न इंडस्ट्री को सेटअप ही नहीं होने दिया। तो प्राइमरी मोटिव देख लेते हैं, ये टू फोल्ड मोटिव है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टू फोल्ड मोटिव क्या था, टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स, यानी कि इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल है उसको चीप रेट्स पे ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर देना। फिर दूसरा क्या था, टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो ब्रिटेन में रॉ मटेरियल गए थे उनके ही फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना के वापस इंडिया में लाए गए और वही हायर रेट्स पे बेचे गए। तो इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी तो पूरी ही बर्बाद हो गई और ब्रिटेन की इकोनॉमी जो थी वो भयंकर तरीके से डेवलप हो जा रही थी। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टू फोल्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, याद कर लेना। अब मैंने जो बताया था आप लोग को कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन लोगों ने कैसे किया, तो उन लोगों ने क्या, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग को समझने के लिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन तुम लोग समझो इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। द मेन रीज़न फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियाज़ रिनोड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसको याद रखना, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ policy by the colonial government. This policy allowed free export of raw materials from India and free import of final goods of British industry to India. ठीक है, बट हैवी ड्यूटीज़ वॉज इम्पोज ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, यानी कि कम कम ड्यूटीज़ या फिर नील ड्यूटीज़ लगाई गई थी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, लेकिन इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा दी गई थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स में कि उससे जो हैंडीक्राफ्ट के क्राफ्ट्समैन थे उन लोगों ने, मतलब उन लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होता था कि वो ड्यूटी भर सके। मतलब में बेसिकली इतना अमाउंट हो जाता था कि वो हाफ से ज़्यादा
मतलब में उस प्रोडक्ट की हाफ से ज़्यादा प्राइस तो उसकी ड्यूटी में ही लग जाती थी। ठीक है, तो ये अच्छा है, पढ़ लेना इसको एक बार, मतलब अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन तो हो गई, लेकिन उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ा? सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या पड़ा? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर तरीके से बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल गिर चुकी थी, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज अब डिक्लाइन हो चुकी थी, और जो भी जो क्राफ्ट्समैन थे वो सब के सब जॉब्स के बिना हो चुके थे, क्योंकि अब उनके पास कोई ज़रिया ही नहीं था। ठीक है, तो वो आर्टिशियंस थे, वो कहाँ से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से शिफ्ट हो गए, कहाँ पे? एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई ओवर क्राउडिंग, तो ओवर क्राउडिंग हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में तो और बहुत ज़्यादा ही बर्डन्स आ गया था। नेक्स्ट इफेक्ट क्या हुआ? इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि इंडियन गुड्स जो थे वो विथस्टैंड नहीं कर पाते थे, किससे? मशीन मेड चीप गुड्स थे। तो हमारे जो इंडिया में जो भी गुड्स बनते थे ना, वो हैंड से बनाए जाते थे और बहुत प्रिमिटिव काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। ठीक है, तो उससे क्या होता था? लेबर ज़्यादा लगेगी तो ऑफकोर्स आपका कॉस्ट ज़्यादा आएगा, और उसी हिसाब से आपको भाव में उसको बेचना पड़ेगा। यानी कि मशीन गुड्स के मुकाबले हमारे जो गुड्स थे वो हायर प्राइसेस के थे, और वो चीप गुड्स थे, मशीन मेड वाले। तो लोग ऑफ कोर्स प्रिफ़र किसको करेंगे? मशीन मेड गुड्स को, क्योंकि वो चीप हुआ करते थे। और इसी कारण से हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो तो पूरी बेकार हो ही चुकी थी, और हमारे जो भी इंडियन के मार्केट थे वो भी फ्लॉप हो गए थे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, लेक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बेसिकली क्या होता है? मशीनरी, टूल्स, ये सारी चीज़ों की जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। यानी कि जो किसी भी फर्म में जो कैपिटल फॉर्म करने के लिए होती है ना, उस इंडस्ट्रीज़ को क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब इसमें जो उनने बोला है कि ब्रिटिश रूल ने हम लोग को कभी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री सेटअप करने की इजाज़त ही नहीं दी। मतलब में हम लोग को ब्रिटिश रूल ने ऐसा बना दिया कि हम लोग को पूरी तरह डिपेंड होना पड़ा, किस पे? ब्रिटेन पे, ब्रिटेन की चीज़ों पे। यानी कि ब्रिटेन से जो भी कैपिटल गुड्स आते थे हम उसी पर डिपेंड होते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं खुल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने हमें भयंकर बेकार सा कंट्रीब्यूशन दिया है जीडीपी में, मतलब बहुत नील के बराबर कंट्रीब्यूशन दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज़ पहली बात तो थी नहीं, या टाटा वगैरह थी, तो एक इंडस्ट्री से कोई वो नहीं होता ना, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो था वो सबसे ड्रॉबैक रहा है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्योंकि मतलब रीज़न रहा है वो ड्रॉबैक किसके लिए? इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर कन्फाइंड कहाँ पर रह गया? रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशंस और पोर्ट्स वगैरह में। ठीक है, तो इससे कोई भी फ़ायदा हुआ ही नहीं। तो हम लोग पूरे पॉइंट्स को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सेकेंड पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन। ओके, लेक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फॉरेन ट्रेड सॉरी। सो फॉरेन ट्रेड हमारा कैसे का? तो बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल पॉइंट लगता है मुझे पूरे चैप्टर का। तो जो फॉरेन ट्रेड जो था हमारा, आप लोग को पता है कि पूरा का पूरा इम्पोर्ट कहाँ से आता था? ब्रिटेन से आता था। पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कहाँ जाता था? ब्रिटेन को जाता था। बट हमारे जो मोनोपोली कंट्रोल, में सेकेंड वाला पॉइंट बता रही हूँ पहले, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मैं बता चुकी हूँ कि मोर देन हाफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, और बाकी के जो बचे हैं वो क्या है? चाइना, सिलोन एंड पर्शिया। सिलोन को पहले अब श्रीलंका बोला जाता है, और पर्शिया को अब ईरान बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन तो मोर देन हाफ से कर रहा था, और बाकी जो भी कंट्रीज़ थी वो इनके नाम है। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ से हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते थे। ठीक है, अब एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी
प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये वही पॉइंट आ गया है, वो टू फोल्ड पॉलिसी वाला, पूरा का पूरा छाप देना बिना कोई टेंशन के। ठीक है, तो मैं समझा देती हूँ कि हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर लेते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे किसको, रॉ मटेरियल्स को, और इम्पोर्ट कर लेते थे किसको, फिनिश प्रोडक्ट्स को। कहाँ से, ब्रिटेन से। कहाँ एक्सपोर्ट करते थे, ब्रिटेन को। तो क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन, रॉ, मतलब रॉ सिल्क, रॉ चीज़ समझ रहे हो कि बिल्कुल कच्ची चीज़ें, और उसको वहाँ पे जाके नई नई चीज़ें, जैसे कि कॉटन अगर हमने यहाँ से रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट किया है तो वहाँ से इंपोर्ट, हम लोग को इंपोर्ट में क्या आएगा, कॉटन के कपड़े, जो कि ज़्यादा महंगे होते हैं, और अभी भी कॉटन के कपड़े ज़्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाता है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हमारा जो एक्सपोर्टिंग का जो सिस्टम था वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ब्रिटिश में, मतलब ब्रिटेन में एक्सपोर्ट सरप्लस हो गया था, यानी कि इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल वहाँ पे इकट्ठा हो गया था। तो उन लोगों ने एक्सपोर्ट सरप्लस को काय के लिए यूज़ करने लगे, वो लोग एक्सपोर्ट सरप्लस को वो लोग यूज़ करने लगे टू मेक पेमेंट्स। मेक पेमेंट्स किस चीज़ की, ब्रिटेन ने क्या किया, वहाँ पे कुछ ऑफिस सेटअप कर रखे थे, तो उसके जो पेमेंट्स होते थे वो पूरे काय से कर देते थे वो लोग, एक्सपोर्ट सरप्लस से। मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर। ऑफ कोर्स वॉर में बहुत खर्चा होता है, लिटरली बहुत खर्चा होता है वॉर में, तो इसलिए हमारी जो कंट्रीज है ना थोड़ी बच के रहती है कि यार वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत एडवर्स इफेक्ट हो जाता है इकोनॉमी पे, वॉर में बहुत खर्चा आ जाता है। तो उस खर्चे को मिनिमाइज, मतलब में उस खर्चे को मीट करने के लिए क्या किया गया, एक्सपोर्ट सरप्लस को यूज़ किया गया। टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम्स का मतलब होता है सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए वो क्या कर ली गई, यूज़ करेगा एक्सपोर्ट सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। बहुत अच्छा पॉइंट है। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल कब हुई थी, 1869 में। हमारा जो फॉरेन ट्रेड पहले था ब्रिटिश रूल में वो थोड़ा कम हुआ करता था, मतलब कंपैरेटिवली कम हुआ करता था, लेकिन जब से स्विस कैनाल खुली थी भाई साहब भयंकर तरीके से ये लोग ट्रेड करने लग गए थे, क्योंकि स्विस कैनाल क्या थी, डायरेक्ट लिंक थी किसके, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, तो याद रखना 1869 बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757। ठीक है, इंडिपेंडेंस कब मिली थी, ये तो तुम लोग को याद हो गया यार, 1947, इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी स्टेट की मॉनेटरी कंडीशन के अलावा, मतलब उसकी एक्चुअल स्थिति क्या है, हेल्थ की स्थिति क्या है, मतलब उसकी, और हेल्थ के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती है एक्चुअली। ठीक है, तो पहला ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वो 1881। ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज हेल्ड इन 1881। ठीक है, फिर उस सेंसस ने क्या बताया कि हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन थी उसमें जो ग्रोथ हो रहा था वो अनइवनली हो रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है अनइवननेस इन द इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। अब नेक्स्ट चलते हैं 1921। तो 1921 था, उसको क्या बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तुम लोग हमेशा स्किप कर जाते होंगे। इसको क्या बोला जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हुआ करता था 1921, क्योंकि 1921 के पहले हमारी जो थी वो फर्स्ट स्टेज डेमोग्राफिक कंडीशन की थी, और 1921 के बाद में स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि वो जो ट्रांजिशन हुआ था, यानी कि बदलना था, वो जो कंडीशन बदली थी वो कब हुई थी, 1921 के बाद में हुई थी। तो 1921 क्या हुआ, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो चलो अब डेमोग्राफिक कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कैसी क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होती है, बर्थ रेट मतलब में क्या होता है, जितने भी बच्चे पैदा हुए पर 1000 में, ठीक है, उनको इन अ ईयर, उनको क्या बोलते हैं, बर्थ रेट। और डेथ रेट यानी कि जितने भी लोग मरे हैं पर 1000 ईयर में, उनको, उसको क्या बोला जाता है, डेथ रेट। तो डेथ रेट और बर्थ रेट कितनी थी, 48 और 40,000 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। तो बहुत हाई हुआ करती थी।
क्योंकि अगर 1000 में से 48 तो मर ही मतलब 48 पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन तो भयंकर ऊपर होगी, और 40 मर रहे हैं तो हमारी हेल्थ कंडीशंस कितनी ख़राब थी वो दिखाई जा रही है। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, तो ये तो सबसे ही बेकार भद्दा पॉइंट है, क्योंकि तुम लोग को खुद को शर्म आ जाएगी कि उस टाइम पे हमारी जो टोटल लिटरेसी रेट थी वो कितनी हुआ करती थी, 16%। लिटरली सोचो 16%। और मेल की तो थोड़ी बहुत ठीक भी थी, वुमेन वॉज 7%। सोचो 100 में से सिर्फ 7 औरतें ही लिटरेट हुआ करती थी। वेरी बैड कंडीशन। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि फैसिलिटीज़ जो थी वो बहुत पुअर हुआ करती थी। हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी, यानी कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में इतना मतलब में वो नहीं दिया जाता था आप लोगों को, कोई भी इतना ज़्यादा मास पॉपुलेशन में पहली बात तो हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुँचती नहीं थी, और पहुँचती भी थी तो वो क्या हो जाती थी, हाईली इनएडिक्वेट होती थी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ जाता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी तो बहुत दिनों से पढ़ते आए हो तुम, बहुत सालों से पढ़ते आए हो। तो नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000, यानी कि जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो 1 साल कंप्लीट करने से पहले मर जाते हैं पर 1000 में से 1 ईयर में, तो उसको क्या बोला जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये कितनी थी, 218, यानी कि 218 बच्चे तो 1 साल पास में आने से ही पहले मर जाते थे। और अभी कितनी है, 44, अभी तो 2020 चल रहा है, 2011 की बात की गई है कि 44 पर 1000 हुआ करते थे। मतलब कितना गिरा है ये चीज़, और बहुत अच्छी चीज़ है कि गिरा है, कम हो जानी चाहिए। चलो फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जितना आदमी कितना एक्सपेक्ट करता है लिव, यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है, पता नहीं क्या ही करके एडिट करते हैं लोग, लेकिन लाइव आएगा वो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड टू लिव, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉस कितनी थी, बहुत कम थी, सिर्फ 44 ईयर्स थी, लिटरली 44, इतनी तो मेरी मम्मी की उम्र है। चलो छोड़ो। तो इन कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट कितनी है, 68 ईयर्स, जो कि ह्यूज डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले लोग 44 मतलब में एवरेज लोग 44 ईयर्स पार नहीं कर पाते थे और तभी मर जाते थे, लेकिन आज की हालत देखें तो 68 ईयर्स पार कर जाते हैं। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी तो भयंकर तरीके वाली थी, क्योंकि कोई देखो पहली बात तो डाटा था नहीं, लेकिन ये नेचुरल है, दिखता था कि यार भयंकर बेकार हालत है हमारे इंडिया की। उस टाइम पे बहुत बेकार हालत थी, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, दूसरी कोई जो इनकम का सोर्स था वो था ही नहीं, तो कहाँ से आप लोग की इनकम बढ़ेगी, तो पॉवर्टी तो होगी ही होगी। तो ये पॉइंट ही हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल सा है। प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ये तुम लोग को इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ मैं। 75%, 85% कुछ भी लिख लो, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे, ठीक है। और बाकी के जो 25% थे वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व थे। समझ आ गया। चलो सेकंड पॉइंट चलते हैं रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन मतलब क्या होता है, एक जगह पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, एक जगह पे कम डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो रीजनल वेरिएशन इसको कहते हैं। तो स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह, मतलब में वर्कफोर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो वर्कफोर्स थी वो डिक्लाइन हो गई थी, और दूसरी जगह पे जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो थी हमारी जो भी थी वो ब्रिटिश ने ही करी थी ऑफ कोर्स, पूरी की पूरी। तो उन लोगों ने रोड्स क्यों बनाए थे, पहली बात उन लोगों ने रोड्स क्यों बनाए थे, खुद के मोटिव के लिए बनाए थे ऑफ कोर्स, वो उन लोगों को इंडिया से कुछ मतलब ही नहीं था पहली बात। तो पहली चीज़ थी मोबिलाइजिंग आर्मी, उनकी आर्मी इधर से उधर जाने के लिए उन्होंने रोड बनवाए थे। और दूसरी चीज़ का थी शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेकिन रॉ मटेरियल्स को इधर उधर भेजने के लिए रोड बनाए गए थे। अब जो इसका जो सेकंड पॉइंट है ना, उसमें इसने ये बताया है कि ऑल वेदर रोड्स तो बनी ही नहीं थी, मतलब बहुत कम बनी थी।
मतलब मैं रेनी सीजन्स में तो उन रोड्स की हालत बेकार हो जाती थी, मतलब जो मुरम मुरम पटक देते थे उस टाइप की रोड बनी थी। कंक्रीट ऑल वेदर जो रोड बनी रहती है, यानी हमारे यहाँ पे जो मेन रोड होती है वो बनी रहती है हमारी कंक्रीट की बनी हुई थी। अब तो खैर सीमेंट की स्टार्ट हो गई है बनना, लेकिन ऑल वेदर रोड्स उन लोगों ने नहीं बनाई थी, मतलब बहुत कम बनाई थी। और उस टाइम पे जब भी नेचुरल कैलामिटीज़ और फेमाइंस आते थे बैडली सफ़र करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है रेलवेज। तुम लोग को सबसे ज़्यादा 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 खिंच गया ना, सॉरी। तुम लोग को सबसे ज़्यादा पढ़ने को हमेशा से रेलवे मिला है, तो रेलवे कब स्टार्ट हुई थी? 1850। अच्छा बताओ, अब स्विस कैनाल कब स्टार्ट हुई थी? 1869, 1889, और यार मैं ही भूल गई। चलो 1869 ही होगा। नेक्स्ट 1869, यस आई वॉज करेक्ट। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757, इंडिपेंडेंस 1947। ठीक है, और अब रेलवेज़ की बारी है। ये तो रेलवेज़ कब है? 1850। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब था? 1881। तो ये सारी ईयर्स में तुम लोग को रिवाइज करवाते जा रही हूँ ताकि तुम लोग का पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रहे, इधर उधर मत देखो। सी इन द वीडियो। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा रेलवेज़ का पॉइंट नंबर 1, इनेबल पीपल टू अंडरटेक। यानी कि पहले क्या होता था, लोग पैदल पैदल चलते थे और उनको महीनों लग जाते थे पहुंचने में, लेकिन रेलवेज़ की वजह से अब वो चीज़ कम हो चुकी थी और लोग अब रेस्ट्रिक्ट नहीं करते थे। मतलब मैं कुचाते नहीं थे, बोलते ना अपन लोग, कुचाते नहीं थे कि कहीं पे और कहीं पे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जगह पे जाए। ठीक है, अब वो लोग इस चीज़ से पीछे नहीं हटते थे, रेल में बैठे और पहुंच जाओ। ठीक है, अब जोग्राफिकल बाउंड्रीज तो हटा ही दी थी और कल्चरल बाउंड्रीज भी हटा दी थी। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि इधर से उधर पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के जो भी सरप्लस हुआ करते थे वो पहुँचाने में हेल्प करती थी रेलवेज़। अब नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है, थर्ड वाला पॉइंट, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये लोग तुम अच्छे से पढ़ सकते हो उस चीज़ों को, क्योंकि बहुत फालतू फालतू के पॉइंट्स हैं, बस आंसर बढ़ाने के लिए ये पॉइंट्स लेके गए। तो वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट जो था वो ब्रिटिश ने अच्छी तरीके से मेजर्स लिए थे उसके लिए, लेकिन जो कोस्ट केनाल ऑन द उड़ीसा कोस्ट था वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था उन लोगों को। ठीक है, अब जो आ जाता है हमारा आ जाता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि पोस्ट और टेलीग्राफ जो हुआ करते थे वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। और जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था वो कितना महंगा था, बहुत ज़्यादा महंगा था। और जो हमारे यूज़ किया जाता था, जो कि यूज़ किया जाता था लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेना अपने आप से। नेक्स्ट आते हैं रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों करवाया? पहला पॉइंट पढ़ते हैं, रोड्स को मैं बता चुकी हूँ, मोबिलाइजिंग आर्मी एंड फॉर ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे। अरे मतलब समझ जाओ, अपने घर से चलते हैं अपन लोग डायरेक्टली ट्रेन बस में थोड़ा ना बैठ जाते हैं, अपन लोग को यहाँ से टैक्सी लेनी पड़ती है, और वो टैक्सी कहाँ से जाती है? रोड पे से जाती है। ठीक है, तब अपन लोग रेलवेज तक पहुँचते हैं। तो उसी वजह से उन लोगों ने रोड बनाई थी ताकि रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री से रेलवे स्टेशंस तक, पोर्ट्स तक पहुँचाया जा सके। फिर रेलवेज की बनाई थी, इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी। यानी कि जो इंडियन टेरिटरी था उस पर अच्छे से कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। अर्न प्रॉफिट्स थ्रू फॉरेन ट्रेड। ठीक है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लॉ और ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब कंक्लूजन पे आते हैं। तो कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम थी, मतलब नील था यार, नील था डेवलपमेंट। फिर इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन पॉपुलेशन, ये बहुत रद्दी सा पॉइंट हो गया है अब। डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन ग्रोथ, ऑन एग्रीकल्चर। ज़मींदारी सिस्टम पढ़ लिया। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, ये भी हमारी जो डिफिशिएंसी हो रही थी डेवलपमेंट में वो भी इसकी वजह थी, ये भी उसकी वजह थी। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइंस बहुत बुरी तरीके से आते थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो बस नाम था, इंडस्ट्रीज बाकी कुछ थी तो नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
हमारा लास्ट सेकंड टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज़ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। चलो ठीक है, ब्रिटिश आए थे, एक्सप्लॉइट करके चले गए, लेकिन कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ। तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि रेलवेज़ उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो ऑफकोर्स था रेलवेज़। लेकिन पहला पॉइंट पढ़ते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स, यानी कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से हम लोग थोड़ा बहुत फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर रहे थे। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर श्योर उन लोगों ने बहुत बेटर मीन्स कर दी थी, बहुत अच्छे से मीन्स कर दी थी उन लोगों ने बेटर ट्रांसपोर्टेशन की। रेलवेज डेवलप हो गए थे, रोड्स डेवलप हो गए थे, हालांकि ऑल वेदर रोड्स नहीं हुए थे, लेकिन डेवलप तो हो गए थे, नींव तो रख दी थी। अब नेक्स्ट चलते हैं, चेक ऑन फेमाइंस कैसे कम हो गई थी, क्योंकि देखो रोड्स बन गई है, रेलवेज बन गई है, तो फूड इधर से उधर ले जाया जा सकता है और फेमाइंस पे चेक यानी कि कंट्रोल पाया जा सकता है। लोग जो भूखमरी के वजह से मर जाते थे, लेकिन अब उन लोगों को वहाँ तक फूड पहुँचाया जा सकता है। तो चेक ऑन फेमाइंस हो गया। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था, जैसे कि तुम्हारे पास में चावल है और मेरे पास में गेहूँ है, 1-1 किलो दोनों के पास में है, तो मैं तुमसे बोलूँगी यार मुझे चावल की ज़रूरत है, तू मेरे गेहूँ ले ले और मुझे चावल दे दे। तो इस टाइम से एक्सचेंज होता था, एक्सचेंज होती थी चीज़ें, वो कहलाता था बार्टर सिस्टम। हम लोग पहले बार्टर सिस्टम ही फॉलो करते थे, लेकिन जब से ब्रिटिश आया तब हमने मॉनेटरी सिस्टम फॉलो करना स्टार्ट किया, जब मनी का फ्लो बढ़ने लगा और हम लोग मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में शिफ्ट हो गए थे। लास्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, यानी कि जो टेलीग्राफ्स वगैरह बनाए जाते थे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाए जाते थे, और हमारे जो गवर्नमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म करने वाले थे उनके लिए एक अच्छी भली बेसिस और एक नींव बनी बनाई मिल गई थी कि हाँ इस हिसाब से हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करना है। तो ये हो गया। अब लास्ट पॉइंट है, मुझे ज़रूरत नहीं लगती है इस पॉइंट को पढ़ने की, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। कॉलोनियल रूल का पूरा बता दिया कि इन लोगों ने हम लोग पे 2-4 पॉलिसी अप्लाई करी थी, कमर्शलाइजेशन कर दिया था, इम्पैक्ट डीप था इनका इम्पैक्ट, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी था, क्योंकि हम लोग हालत बेकार हो गई थी यार, मतलब पूरा लूट खाया था हम लोग को, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट है, सेमी feudal economy. By the close of the British period, there was 2 aspects of the Indian economy: introduction of feudal system and introduction of capitalist system. यानी कि जो लैंडलॉर्ड और टीनेंट्स के जो रिलेशन थे वो फ्यूडल रिलेशन उनको कहा जाता है। तो मतलब में हाई रेट ऑफ लगान लिया जाता था और वो बहुत ज़्यादा क्रूअल होते थे, बहुत निर्दयी होते थे। किसके तरफ? टीनेंट्स की तरफ। टीनेंट्स की तरफ मतलब मैं टीनेंट्स का मतलब तुम लोग मत पूछना, क्योंकि टीनेंट्स का मतलब होता है जो इंसान जो व्यक्ति उस फार्म में काम कर रहा है, उसका मतलब टीनेंट होता है। अब नेक्स्ट है स्टेगनेंट इकोनॉमी यानी कि बैकवर्ड, बहुत बेकार इकोनॉमी थी वो। जो 2% ग्रोथ थी वो सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, बैकवर्ड इकोनॉमी कैसी थी हमारी? जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड थी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो पर PCI, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड मास इलिटरेसी के परसेंटेज अभी तक याद है? तो पहला क्या था? 16% ओवरऑल, और वुमेन का क्या था? 7%, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डिप्लीटेड इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, उस टाइम पे। अब एम्प्यूटेड इकोनॉमी, जो हमारी जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, उनकी जो ब्रिटिश पॉलिसी थी वो क्या थी? डिवाइड एंड रूल। तो उसकी वजह से क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो गई रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और कल्चरल की, जो कि आज तक चली आ रही है। तो ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है, और आई होप आप सभी को समझ आया होगा। और मैं गुजारिश करती हूँ कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना फर्स्ट वीडियो, थोड़ी इंकरेजमेंट मिल जाएगी मुझे भी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग दिस वीडियो।